नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 21 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। 2500 करोड़ की ठगी में 19 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। क्रिप्टो ठगी की 350 शिकायतें, 19 आरोपी गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ की ठगी मामले में एसआईटी अभी तक मात्र 19 करोड़ की संपत्ति का पता लगा पाई है। हालांकि एसआईटी आरोपियों की संपत्ति का पता लगा रही है, लेकिन धीमी कार्रवाई के चलते कई आरोपी विदेश भागने की फिराक में हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले से जुड़े कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं। ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। करोड़ों के इस क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। बताया जा रहा है कि इस रैकेट के सरगनाओं ने सबसे पहले नेताओं और बड़े अधिकारियों को ही जाल में फंसाया। उसके बाद धीरे धीरे ठगों की चेन बढ़ती गई। करोड़ों के इस ठगी मामले में कई पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। शातिरों ने प्रदेश में करीब 1 लाख से अधिक लोगों को ठगा है। एसआईटी की कार्रवाई के बाद प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी ठगी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। ठगी मामले की राशि का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो रैकेट में शातिरों ने करीब 2.5 लाख आईडी बनाकर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर प्रदेश की जनता को करोड़ों का चूना लगाया है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में एसआईटी ने अभी तक 4 पुलिस कर्मियों सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। एचडीएम स्कैम में 1 लाख लोग शामिल। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के इस स्कैम में करीब 1 लाख लोग शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक की जांच में करीब 2500 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिली है। बताया जा रहा है कि लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले शातिरों ने हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में भी संपत्ति बनाई है। ठगी मामले में कई अहम साक्ष्य एसआईटी के हाथ लगे हैं। फर्जी वेबसाइट से बनाया शिकार। शातिरों ने वेबसाइट बनाकर लोगों को फर्जी कॉइन के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। शातिरों ने कोरबियो कॉइन, डीजीटी कॉइन, फिश टोकन, हाइपनिक्सट, बिटपेड 1, बिटवेड 2 और एडेड फाइनांस कॉइन के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगा है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। करोड़ों के इस क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। एसआईटी क्रिप्टो करेंसी के सभी मास्टरमाइंड की प्रॉपर्टी की मैपिंग कर रही है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में शातिरों ने लोगों को दोगुना रिटर्न का झांसा कराया, इन्वेस्ट कराया और बड़ी संख्या में लोग ठगी शिकार हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अब तो कांग्रेस नेता भी कह रहे नहीं हो रहा है विकास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिला मंडी के सराज व करसोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। सबसे पहले वह करसोग पहुंचे और चंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें संबोधित किया। इसके बाद वह सराज विधानसभा क्षेत्र के मझाखल गांव पहुंचे और अग्निकांड के पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब तो कांग्रेस के नेता भी खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कभी विधायक और कभी कांग्रेस के बाकी कद्दावर नेता अपनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विकास न किए जाने वे स्थानीय नेता पर भी दबाव बनता है। लोग स्थानीय और जनता के बीच रहने वाले लोगों से ही सवाल करते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़े नेताओं ने जनसभाओं में झूठी गारंटियां दे दी थी, लेकिन माताओं बहनों से 1500 रुपए दिलवाने के नाम पर फॉर्म स्थानीय नेताओं ने ही भरवाए थे। अब सरकार अपनी गारंटियों के नाम पर मौन है। सरकार को अपने ही आदेशों में करना पड़ रहा परिवर्तन। सुक्खू सरकार का यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है कि सरकार को अपने ही आदेशों में परिवर्तन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार ने तहसील वेलफेयर ऑफिसर TWO पदों पर पदोन्नतियां तो की, लेकिन जो पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए थे उन्हें आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। यह बात प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने जारी प्रेस बयान में कही। त्रिलोक कपूर ने कहा कि TWO पदों पर 2 वर्ष बाद पात्रों को पदोन्नति दी गई थी, लेकिन उन्हें स्टेशन नहीं दिए गए। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को मुख्यालयों में ज्वाइन करने को कहा गया था। श्री कपूर ने कहा कि हाल ही में विभाग के सचिव द्वारा इनके पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब उक्त अधिकारी नए स्टेशन पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये अधिकारी अभी मुख्यालयों में ही सेवाएं देंगे। त्रिलोक कपूर ने कहा कि अब पदोन्नत अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है कि उनके लिए वेतन कहां से निकलेगा। प्रदेश में फायदे वाली सहकारी समितियां रख सकेंगी कर्मचारी, राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद दी अनुमति। हिमाचल प्रदेश में अब लाभ वाली सहकारी समितियां अपने यहां कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगी। इसके लिए इन्हें सिर्फ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को केस भेजना होगा। यह सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। पिछले शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार फायदे वाली सहकारी समितियां अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। वर्तमान में हिमाचल में 5223 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। इनमें से करीब 1000 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो लाभ में चल रही हैं। इन समितियां के पास इससे पहले कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था। राज्य सरकार ने सिर्फ सहकारी बैंकों को ही निदेशक मंडल के माध्यम से यह अधिकार दिया हुआ था। अब सहकारी समितियां जिनका व्यवसाय अच्छा है और जो फायदे में चल रही हैं, वे भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पंजीयक सहकारी सभाएं को अपना केस भेज सकेंगे। नियमों में किए गए इस संशोधन में पूरी प्रक्रिया को भी बताया गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करेंगे। हिमाचल में सहकारिता का आधार शुरू से ही अच्छा रहा है। यही वजह है कि राज्य में 5223 सहकारी समितियां इस वक्त काम कर रही हैं। इनमें बिलासपुर में 219, चंबा में 263, देहरा में 227, धर्मशाला में 231, हमीरपुर में 291, जुब्बल में 229, किन्नौर में 100, कुल्लू में 639, लाहौल स्पीति में 135, मंडी में 676, नूरपुर में 247, पालमपुर में 311, शिमला में 498, सिरमौर में 316, सोलन में 448 और पुणे में 393 सहकारी समितियां हैं।
सहकारी समितियों की यह संख्या सर्कल आधार पर है। इनकी लंबे समय से मांग थी कि अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाए। अब कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। सहकारिता के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारी समितियों को और अधिकार देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। हिमाचल में सभी नेताओं के सहयोग से दौड़ेगा विकास, बद्दी में कामगारों के संवाद कार्यक्रम में बोले पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल में बेहतर रोजगार सृजन, आर्थिक संसाधनों और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। कुलदीप सिंह पठानिया सोमवार को बद्दी में कार्यरत भटियात विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों एवं कामगारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां संसाधन सीमित है। चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र एवं परवाणु तक प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस सेवा शीघ्र आरंभ की जाएगी। इस संबंध में मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है और औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। उन्होंने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं कामगारों के व्हाट्सएप ग्रुप में स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग सहित अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर जोड़े के निर्देश दिए ताकि कामगारों की समस्याओं का शीघ्र निदान हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने बीबीएन में कार्यरत कर्मियों और कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक राम कुमार सख्त क्रियाशील है। मुख्य संसदीय सचिव उद्योग, राजस्व एवं नगर नियोजन राम कुमार चौधरी ने दून विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया जाना चाहिए जो प्रदेश के सभी रोजगार और उपरोजगार कार्यालयों से जुड़ा हो। इस अवसर पर भटियात विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंगलुडा के प्रधान अनूप तथा खंड कांग्रेस समिति दून के अध्यक्ष कुलतार सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। नगर परिषद बद्दी के पूर्व अध्यक्ष मदन लाल चौधरी, नगर परिषद बद्दी के पार्षद, नगर पंचायत चुआड़ी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र चारखए, भटियात विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित जैन, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, उपमंडलाधिकारी नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डा राजन उपल व विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। पेपर लीक आरोपी की जमानत याचिका खारिज, नितिन आजाद ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से JOAIT पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को राहत नहीं मिली। नितिन आजाद ने हाई कोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाई कोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि प्रार्थी पर लगे आरोप गंभीर है, इस कारण फिलहाल उसे जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नितिन आजाद के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7A, 8, 12 और 13(1)(a) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है।
अभिलाष कुमार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार ने उसे JOA IT 965 की परीक्षा के पेपर 4 लाख रुपए में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव कुमार की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए कीमत पर 2.5 लाख रुपए में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल नाम के व्यक्ति से करवाया। इसके बाद संजीव कुमार और निखिल ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव, निखिल, नीरज और उमा आजाद को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में नितिन आरोपी पाया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। JOA लाइब्रेरियन भर्ती पर मांगे 3 महीने, सरकार ने हाई कोर्ट से मांगा समय, अब 12 मार्च को सुनवाई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से JOA लाइब्रेरियन के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। इन नियमों के पश्चात ही प्रदेश के स्कूलों में इस कैडर के खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइब्रेरियन के नाम से भरे जाने वाले पदों के लिए 6 माह के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप देने के लिए आदेश दिए थे। पहले जिन पदों को असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता था, उनके स्थान पर नए कैडर के JOA लाइब्रेरियन के करीब 2000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। न्यू कैडर के इन पदों के लिए भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जाने हैं, जिसके बाद ही इन पदों पर भर्तियां की जा सकती है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए थे। अपने आदेशों की अनुपालना के लिए मामले को 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश पारित किए थे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार द्वारा अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकारते हुए अगली सुनवाई 12 मार्च 2024 को निर्धारित की है। पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि सरकारी स्कूलों में JOA लाइब्रेरियन के 2000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इन पदों के खाली रहते बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रदेश उच्च न्यायालय सख्त। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार गरीब, असहाय, बेरोजगार युवाओं का खून चूसकर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगार उन पर लगाई गई कोई भी मनमानी शर्त स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें सम्मानजनक आजीविका के लिए नहीं बल्कि कुछ कमाने के अवसर में आशा की किरण दिखाई देती है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सेवारत PTA शिक्षकों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ नियम 2006 को तैयार और कार्यान्वित किया था। हालांकि 27 अगस्त 2007 के पत्र के माध्यम से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित स्कूलों में सेवारत PTA शिक्षकों को इस लाभ से वंचित कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा राज्य के स्कूलों में नियमित शिक्षक उपलब्ध करवाने के बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार इन निर्देशों का पालन करने और नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रही है। भुंतर चंडीगढ़ हवाई सेवा बंद, किराया ज्यादा होने से कम ही सफर कर रहे यात्री। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर व चंडीगढ़ के बीच चल रही एलायंस एयर की हवाई सेवा बंद कर दी गई है।
पिछले सप्ताह के मध्य से इस सेवा पर हवाई सुविधा प्रदान करने वाली एलायंस एयर ने विराम लगा दिया है। लिहाजा अब यात्री इन दोनों शहरों के लिए फिलहाल हवाई यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे। महंगी हवाई यात्रा होने के कारण इस रूट को मिल रही कम सवारियों ने कुल्लू और चंडीगढ़ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को हवाई सेवा एजेंसी के फैसले ने झटका दिया है, तो साथ ही आपात स्थिति में इस सेवा के जरिए मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने वालों को भी इससे झटका लगा है। दूसरी ओर अमृतसर के लिए आरंभ की गई हवाई सुविधा में महज 1999 रुपए से 3500 में हवाई यात्रा का लाभ लोगों को मिल रहा है। यह सेवा भी सप्ताह में अभी 3 दिन ही मिल रही है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा बंद होने के बाद अब इस सेवा के सप्ताह में 6 या 7 दिन होने की आस जरूर लग रही है। पार्वती घाटी होटल एसोसिएशन के प्रधान किशन ठाकुर के अनुसार सरकार को इस सेवा को फिर से बहाल करना चाहिए ताकि सैलानियों सहित मरीजों को लाभ मिल सके। एलायंस एयर के भुंतर के स्टेशन प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि सेवा फिलहाल अनिश्चित कारणों से बंद कर दी गई है। भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक सिद्धार्थ कदम कहते हैं कि भुंतर चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 4 दिन हवाई सेवा चल रही है। इसके बंद होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। सुबाथू डिग्री कॉलेज का सरकारी अधिग्रहण रद्द, कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग की अधिसूचना। राज्य सरकार ने सोलन जिला के सुबाथू डिग्री कॉलेज का सरकारी अधिग्रहण रद्द कर दिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से सोमवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बाद ये आदेश जारी हुए हैं। दरअसल पूर्व जयराम सरकार के दौरान 14 अक्टूबर 2022 को गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज सुबाथू का सरकारी अधिग्रहण कर लिया गया था और इसका नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुबाथू कर दिया गया था। अब वर्तमान सरकार ने सरकारी अधिग्रहण वाली नोटिफिकेशन को विदड्रा कर लिया है। इससे यह कॉलेज अब फिर से निजी क्षेत्र में चला गया है और यदि यह संस्था इसे नहीं चलाना चाहेगी तो फिर यह बंद हो जाएगा। बता दें कि इस बारे में हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसमें मंगलवार को सरकार ने जवाब दायर करना है। वंचित लोगों की भलाई के लिए करें काम, लेखा सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बोले राज्यपाल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि लोक सेवक जन कल्याण और उत्थान के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित लोगों की भलाई की दिशा में संसाधनों का सदुपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयास में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राज्यपाल सोमवार को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोमवार को गेटी थिएटर शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और लेखा परीक्षा सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने ऑडिट सप्ताह के दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी शिमला की कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। प्रधान महालेखाकार हिमाचल प्रदेश चंदा पंडित ने राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी ने आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मां दुर्गा के मंत्र से हर कष्ट का निवारण,
सोलन में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी ने दुर्गा माता की अद्भुत शक्ति पर साझा किए विचार। माँ दुर्गा के अवधान के विषय में देवी माँ का साक्षात वचन है कि यह अवधान मेरे नाम, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा एवं सभी देवताओं के मंत्रों से अरब गुना शक्तिशाली है। माँ दुर्गा की कृपा से ही भगवान ब्रह्मा विष्णु अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर पाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इनकी स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, तुम ही जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी हो। तुम ही दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा तथा स्वधा हो। माँ दुर्गा की कृपा से जब तक पृथ्वी का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में रहेगा, तब तक उसके साधक की पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी और अंतत वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मंत्र के एक शब्द से बड़ी समस्या, कष्ट व रोग का निवारण सहज ही हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति होती है जिसका अंदाजा आधुनिक विज्ञान नहीं लगा सकता। बड़ी से बड़ी महामारी व शक्तिशाली मृत्यु प्रदान करने वाले कीटाणुओं का विनाश भी मंत्र के शब्द से संभव है। ये उद्गार महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने सेंटा रोजा, मझगांव में श्रद्धालुओं से खचाखच भरे समागम में व्यक्त किए। समागम में श्रद्धालुओं के अनुभव सुनकर वहां उपस्थित डॉक्टरें, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी हैरान रह गए। समागम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अधिकारियों व राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए अनवरत रूप से लंगर चलता रहा। इसे न केवल भारत अपितु अरब देशों ने भी मान लिया है। उन्होंने स्वयं मंत्र का पाठ किया और वे केवल 3 मिनट में ही अपनी समस्याओं, कष्टों व दुखों से मुक्त हो गए। अबू धाबी यूएई में आयोजित महासम्मेलन में सम्मिलित समस्त विश्व के धार्मिक विद्वानों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और मंत्रीगणों ने इसका अनुभव किया है। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि माँ दुर्गा ने ही भगवान विष्णु को पालन कार्य के लिए नियुक्त किया, भगवान ब्रह्मा को सृजन कार्य के लिए तथा भगवान शिव को संहार करने के लिए नियुक्त किया है। माँ दुर्गा की शक्ति से ही ये त्रिदेव कार्य करते हैं। नए बस अड्डों में स्थानीय लोगों को मिलेंगी 20% दुकानें, 80% दुकानों के आवंटन के लिए होगी खुली नीलामी। हिमाचल में बन रहे नए बस अड्डों में 20% दुकानों का आवंटन स्थानीय क्षेत्र के कमजोर वर्गों को किया जाएगा। शेष 80% दुकानों के आवंटन के लिए खुली नीलामी या निविदा आमंत्रित की जाएगी। उच्चतम बोलीदाता को ही 80% दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में नवनिर्मित सभी बस अड्डों में दुकानों के आवंटन के लिए नीति निर्धारित कर दी है। इस नीति की बस अड्डा प्राधिकरण की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश शहरी एवं बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की ओर से अधिसूचित नीति के मुताबिक 20% आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिए कुछ मानदंड भी निर्धारित किए हैं। उच्चतम योग्यता वाले आवेदकों को ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा। निर्धारित मानदंडों में उन दिव्यांग जनों को 6 अंक आवंटित होंगे जिनकी दिव्यांगता की प्रतिशतता 91 से 100% के बीच में है। 40 से 90% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए 5% अंक निर्धारित किए हैं। युद्ध, विधवाएं और सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए पीड़ितों के आश्रितों को 3 अंक, एकल नारी या विधवा को 2 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को 2 अंक और आरआरडीपी या बीपीएल सदस्यों को 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। मौसम की सटीकता पर मंथन, लंबी अवधि को देखते हुए सटीक पूर्वानुमान लगाने पर बल।
कृषि विवि में सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कृषि मौसम विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 3 दिवसीय कार्य समूह बैठक और जलवायु लचीले कृषि पर राष्ट्रीय नवाचारों की वार्षिक समीक्षा बैठक का शुभारंभ किया। इसमें 20 कृषि विवि के 100 कृषि वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। मुख्यातिथि डॉ. एस.के. चौधरी ने कहा कि नए उपकरणों और तकनीकों के साथ कृषि सलाह की प्रामाणिकता बढ़ी है। कृषि मौसम विज्ञानियों ने अच्छा काम किया है। डॉ. चौधरी ने कहा कि कृषि मौसम विज्ञान के अनुप्रयोग उचित अभिसरण के साथ कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने अचानक बाढ़ की स्थिति, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी पर भी चर्चा की और उचित ढांचे के साथ ब्लॉक स्तर पर उचित मौसम की भविष्यवाणी और कृषि मौसम संबंधी सलाह के साथ अधिकतम किसानों तक पहुंचने की सलाह दी। अपने अध्यक्षीय भाषण में कुलपति डॉ. डी.के. वत्स ने कहा कि हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि मौसम विज्ञान एक चर्चा का विषय बन गया है। ICAR के सहायक महानिदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, मौसम की चरम सीमा, जलवायु परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, फसल उत्पादन और उत्पादकता पर महत्वपूर्ण मौसम के प्रभाव पर बात की। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के निदेशक डॉ. वी.के. सिंह ने अपने संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों का विवरण दिया। परियोजना समन्वयक डॉ. शांतनु कुमार बल ने प्रमुख परियोजना उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। अनुसंधान निदेशक डॉ. एस.के. उपाध्याय और प्रधान अन्वेषक डॉ. एम. प्रभाकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्यातिथि ने तकनीकी प्रकाशनों का भी विमोचन किया। HDM भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा सोमवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा शिमला में आधार आधारित प्रमाणीकरण पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय UIDAI चंडीगढ़ से जगदीश कुमार, निदेशक, राणा प्रितपाल सिंह उप निदेशक, विजय शंकर सिंह परियोजना प्रबंधक और सहायक प्रबंधक कमल उपस्थित थे। प्रशिक्षण में रविंद्र ठाकुर संयुक्त निदेशक, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षकों और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से PDS संचालकों सहित लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। UIDAI के निदेशक जगदीश कुमार ने उन आधार धारकों के दस्तावेज अपडेट करवाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई अपडेट नहीं किया है, और साथ ही 5 और 15 वर्ष की आयु में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेटेशन MBU के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय द्वारा संचालित eKYC अभियान की सफलता की भी सराहना की। हिमाचल प्रदेश के समस्त राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों की सत्र 2023 से 24 के लिए कक्षा 9वीं, 10वीं, -1 व -2 की परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के पंजीकरण के बारे में सारी प्रक्रिया स्कूलों की ओर से पूर्ण करने की समय अवधि 15 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। इन कक्षाओं से संबंधित विवरण में यदि किसी परीक्षार्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी एवं ऐच्छिक विषयों इत्यादि में किसी भी प्रकार की अशुद्धि रह गई हो तो वे संबंधित विद्यालय में निर्धारित तिथि 30 नवंबर तक विवरण में शुद्धि कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी का पंजीकरण अथवा किसी भी परीक्षार्थी के विवरण में अशुद्धि रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक की होगी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि इन कक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थियों के विवरण में यदि किसी के पंजीकरण में कोई शुद्धि करने को है तो वे 30 नवंबर तक करवा लें। उत्तराखंड से सबक, टनल निर्माण पर नजर। NHAI के अधिकारी प्रदेश में 4 लेन पर बन रही सुरंगों का करेंगे निरीक्षण। उत्तराखंड में सुरंग धंसने के हादसे से हिमाचल में NHAI ने बड़ा सबक लिया है। NHAI के अधिकारी राज्य भर में 4 लेन पर निर्माणाधीन सुरंगों का निरीक्षण करेंगे। सुरंग निर्माण कर रही कंपनी को अब हर समय एक ड्रिल मशीन चालू हालत में अपने पास रखनी होगी। उत्तराखंड की तरह कोई हादसा पेश आता है तो इस मशीन को तत्काल इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। NHAI ने सुरंग निर्माता कंपनियों को टनल में अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को वॉकी टॉकी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम की शुरुआत NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने कालका शिमला नेशनल हाईवे से कर दी है। इस नेशनल हाईवे पर 3 सुरंगें बन रही है और इनका काम जोर शोर से जारी है। इन सुरंगों में मिट्टी से सुरक्षा व्यवस्था तक के तमाम इंतजाम की जांच की गई है। इस दौरान एक मॉक ड्रिल भी की गई ताकि हादसे के समय कम से कम नुकसान हो। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि उत्तराखंड में हुआ हादसा काफी दुखद है। हिमाचल में इस हादसे से सबक लेते हुए NHAI ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में प्रदेश के जिन भी हिस्सों में सुरंग का निर्माण चल रहा है वहां तकनीकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरंग निर्माता कंपनी को भारी मशीनरी आसपास रखनी होगी ताकि हादसा होता है तो बिना समय गवाए मशीन मौके पर पहुंच जाए। कालका शिमला NH पर निर्माण कर रही कंपनी नियमों का पालन कर रही है। कालका शिमला NH को 4 लेन में बदला जा रहा है। इसमें शिमला बाईपास, कैंथली घाट और कंडा घाट में सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। भविष्य में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी सुरंगों के निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी। साथ ही कंपनियों को आवश्यक उपकरण के इस्तेमाल की जांच कही। इस मौके पर क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित के साथ परियोजना निदेशक आनंद कुमार भी मौजूद रहे। वोटर लिस्ट दुरुस्त करवाएं, डीसी मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी जिलों के डीसी को समय पर मतदाता सूचियां ठीक करवाने को निर्देश दिए हैं। सोमवार को मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीसी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने हेतु एक बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों में विद्यमान संभावित डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज व फोटो सिमिलर एंट्रीज के सत्यापन तथा ऐसी पाई जाने वाली प्रविष्टियों को मतदाता सूची से हटाने हेतु किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी संभावित प्रविष्टियों को फॉर्मेटे में जेनरेट किया जाए तथा उनकी प्रतियों को मुद्रित करवाकर स्पीड पोस्ट द्वारा मतदाताओं के घर द्वार पर सत्यापन हेतु भेजा जाए। यदि 15 दिन के भीतर मतदाताओं द्वारा सत्यापित प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त न हो तो उस अवस्था में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उक्त प्रविष्टियों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में सम्मिलित अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 में गुणात्मक सुधार लाने संबंधित दिशानिर्देश भी दिए गए।
गौर रहे कि प्रदेश में विद्यमान मतदाता सूचियों में कुल 3,77,366 डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज तथा 26,128 फोटो सिमिलर संभावित प्रविष्टियां पाई गई हैं। किन्नौर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग पर लगाई पाबंदी। जनजातीय जिला किन्नौर में जलवायु परिवर्तन के चलते सर्दी के दस्तक देते ही उपायुक्त किन्नौर की ओर से पर्वतारोहण पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। बर्फ का दीदार और स्नो लेपर्ड को निहारने को चलते ट्रैकिंग के शौकीन लोग जिला के दुर्गम पर्वतीय ट्रैक और चोटियों पर चढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन का खोज और बचाव अभियान चलाना बहुत जोखिम भरा होता है, जिसको देखते हुए उपायुक्त किन्नौर तोरुल एस रवीश ने सर्दी के मौसम में ट्रैकिंग आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त संजीव कुमार भोट ने कहा कि 24 नवंबर से 29 नवंबर तक मौसम की खराबी को देखते हुए ट्रैकरों का ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देख रहा था एचआरटीसी का चालक, हार्ट अटैक से मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के दौरान गिरिपार में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी चालक सूरज की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान सूरज पावटा कांडो चौक एचआरटीसी बस में अपनी ड्यूटी पूरी कर गंतव्य स्थल चौक में विश्व कप का फाइनल मैच देख रहा था। इसी दौरान उसे अचानक सीने में दर्द उठा और उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। चालक सूरज की हालांकि तबीयत बिगड़ती देख सहयोगियों ने एम्बुलेंस 108 को भी बुलाया और पावटा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक सूरज इस दुनिया को अलविदा कह चुका था और डॉक्टर ने प्राथमिक चिकित्सा जांच दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सूरज अपने परिवार में इकलौता बेटा बचा था। परिजनों पर दुखों का पहाड़ इस कदर टूटा है कि इससे पूर्व भी उसका एक भाई और एक बहन भी दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि अब सूरज के चले जाने के बाद परिजन बेसुध पड़े हैं। सूरज की अभी 2 साल पहले ही नौकरी लगी है। उसके परिवार में एक बेटा और बेटी है। बड़वास पंचायत प्रधान खत्री राम ने बताया कि उनकी पंचायत के तहत चौकी मरगवाल के 32 वर्षीय सूरज के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीडीसी उपाध्यक्ष सुनील चौहान ने कहा कि सूरज के शव को पावटा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, जिसके बाद आज अंतिम संस्कार भी वही स्वर्गधाम पावटा में पूरा किया जाना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इन 2 होटलों से चलता था जिस्म फिरोशी का धंधा, कैंसिल कर दिए लाइसेंस। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा जिस्म फरोशी के धंधे में संलिप्त 2 होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जिला पुलिस नूरपुर ने 9 सितंबर 2023 को छापामारी करते हुए बाड़ी खड्ड स्थित एक होटल से एक महिला को छुड़वाया था तथा होटल मालिक राजीव सिंह निवासी कंडवाल व सूर्या निवासी वासा बजीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 अक्टूबर को डमटाल स्थित एक होटल में दबिश देकर 2 महिलाओं को छुड़वाया गया था, जबकि होटल मालिक जनक राज निवासी छन्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। जिला पुलिस द्वारा इन होटलों के लाइसेंस रद्द करने के बारे में संबंधित विभागों से पत्राचार किया था, जिसके चलते जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने दोनों होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि दोनों होटलों के लाइसेंस जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। इस संबंध में होटलों के बाहर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में देह व्यापार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 4 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है व 6 महिलाओं को इनके कब्जे से छुड़वाया गया है। उन्होंने कहा कि इस धंधे में संलिप्त लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी 2024 तक करे निपटारा, सीएम सुक्खू ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज यहां प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या 0 करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्टूबर 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुनः प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी राजस्व मामले में 3 दिन से अधिक की तिथि न दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है तथा अब सम्मन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें। प्रदेश में 31 अक्टूबर 2023 तक तकसीम के लंबित मामले: बिलासपुर 1407, चंबा 680, हमीरपुर 2413, कांगड़ा 12,014, किन्नौर 156, कुल्लू 1057, लाहौल स्पीति 48, मंडी 3208, शिमला 1288, सिरमौर 1072, सोलन 1156,
ऊना 3973। बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू। हरोली में डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री ने किया कार्यालय का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर काम शुरू हो चुका है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने उपमंडल हरोली के बाथू में बल्क ड्रग पार्क के कार्यालय का उद्घाटन किया। हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने 3 जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास भी किया। दोनों नेताओं ने बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वाकांक्षी योजना करार देते हुए इसे प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण बताया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जहां बल्क ड्रग पार्क को कांग्रेस की देन करार दिया, वहीं पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश से उद्योगों की पलायन के आरोपों को सरासर निराधार बताया। एक निशानदेही ने रोक दिया कमाई का बड़ा जरिया, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल। जिला बिलासपुर खैर उत्पादक संघ ने प्रदेश सरकार एवं वन विभाग पर खैर उत्पादन करने वाले किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से झंडूता वन परिक्षेत्र के तहत शीघ्र निशानदेही करवाने की मांग की है। निशानदेही न होने से उनके खैर कटान का कार्य रुका हुआ है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। बिलासपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खैर उत्पाद संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर एवं मुख्य सलाहकार मनोज कुमार मनु ने कहा कि वर्ष 2022 में सरकार द्वारा झंडूता वन परिक्षेत्र के तहत 10 वर्षीय खैर कटान पॉलिसी के तहत खैर कटान के लिए खुला था, जिससे इस वन परिक्षेत्र के तहत आने वाली 17 ग्राम पंचायतों के खैर उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिकी मजबूत होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक उनके खैरों के पेड़ों की निशानदेही नहीं हो पाई है, जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के कारण निशानदेही का मसला लटका रहा, उसके बाद विभाग ने गौर नहीं किया, जबकि अब खैर कटान के लिए समय सीमा समाप्त होने ने बहुत कम समय बचा है। उन्होंने प्रदेश सरकार एवं वन विभाग के अधिकारियों से झंडूता वन परिक्षेत्र के तहत शीघ्र निशानदेही करवाने की मांग की है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।